हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में 2023 के प्रीलिम्स के पेपर को सॉल्व किया था। अब हम अपने इस वीडियो में 2022 के पेपर को सॉल्व करेंगे। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ई गवर्नेंस का वर्णन सटीक बैठता है। ऑप्शन है, नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना तथा अधिकार देना, नागरिकों को उचित एवं पक्षपात विहीन निर्णय देना, तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना, ई वाणिज्य में लोगों का विश्वास सुनिश्चित करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तकनीकी आधारित शासन व्यवस्था देना। ई गवर्नेंस का वर्णन होगा तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना। अगला प्रश्न है, इसके प्रमुख उद्देश्य आप देख लीजिए, मेंस में भी आ सकता है। ई गवर्नेंस के प्रमुख उद्देश्य, तकनीकी आधारित शासन, नागरिकों को बेहतर सेवा, पारदर्शिता, जवाबदेही का मापन, सूचनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना, शासन दक्षता में सुधार और व्यापार उद्योग के साथ इंटरफेस में सुधार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है। आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है। एलेक्सा, कोर्टाना, सीरी और कार्टेसा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्टेसा एआई आभासी सहायक नहीं है, जबकि एलेक्सा, कोर्टाना और सीरी तीनों क्या है, आभासी सहायक है। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। तो सभी को पता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक कौन है, जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा की विशेषता या विशेषताएं क्या है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरे की रोकथाम, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। साइबर सुरक्षा की क्या विशेषताएं, अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा होती है और खतरे की रोकथाम भी होती है। अगला प्रश्न है, देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है। तो ऑप्शन है, अमीरी, अंतरक्रियाशीलता, विश्वव्यापी पहुंच, विद्यमानता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विश्वव्यापी पहुंच। देश की सीमाओं से बाहर अगर आपको ई कॉमर्स करना है या कुछ भी व्यापार करना है तो आपको विश्वव्यापी पहुंच बनानी होगी। अगला प्रश्न है, एक ये भी देख लीजिए कि कौन कौन सी ऑनलाइन कंपनियां हैं जो ई कॉमर्स चला रही है। ओला, मिंत्रा, अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट फायदा नहीं है। ऑप्शन ए, यह असमर्थ मनुष्यों की मदद कर सकते हैं, यह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं, यह खतरनाक स्थितियों में प्रयोग किए जा सकते हैं, वह थकते नहीं है और न ही विश्राम करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह नौकरियों को विस्थापित कर देते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह नौकरियों को विस्थापित कर देते हैं। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है। सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है। तो ऑप्शन है, सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, स्पष्ट कंटेंट लिखना, छोटा कंटेंट बनाना जिसे आसानी से अनुक्रमित किया जा सके, लोगों की सामाजिक नेटवर्क की नियुक्ति के लिए कंटेंट बनाना। तो इसका सही उत्तर है कि सोशल मीडिया अनुकूलन क्या होता है, सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पक्षपात का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन है, डेटा, एल्गोरिदम, लोगो और क्षमता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, क्षमता। बाकी तीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पक्षपात का स्रोत है। कौन कौन से, डेटा, एल्गोरिदम और लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है। जेनर डायोड, वेक्टर डायोड, टनल डायोड, शॉटकी डायोड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शॉटकी डायोड।
जो एक धातु से अर्धचालक जंक्शन द्वारा बनता है, और इसकी खोज किसने की थी? वाल्टर एच शॉटकी ने। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अशुद्धि अंतःक्षेप। मतलब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा नहीं की, इनमें से कौन सी ऐसी तकनीक है जो इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा नहीं कर सकती? तो कौन सी? अशुद्धि अंतःक्षेप इलेक्ट्रॉन होल पैदा नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफेंडेक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पुणे। पुणे क्या था? दूसरे संस्करण का मेजबान था। किसके? द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफेंडेक्स 2023 का। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वार्टल प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महू में। ऑप्शन नंबर ए, महू में। मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है गणेश वासुदेव मावलंकर, या इनको जीवी मावलंकर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खाद्य और कृषि संगठन फाओ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रोम में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर को। और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है विद्युत मंत्रालय से। सौभाग्य योजना हर घर बिजली योजना, इसका कथन क्या है? हर घर बिजली योजना सौभाग्य योजना। तो यह किससे रिलेटेड है? विद्युत से रिलेटेड, विद्युत मंत्रालय द्वारा, और ये 2017 में प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो उस टाइम कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आर हरि कुमार। सॉरी, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए, मनोज पांडे। अगला प्रश्न है, हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? सरपाल सिंह, जुड फेलिक्स, रोमेश पठानिया, या मर्जबान पटेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मर्जबान पठानिया को हॉकी खेल के लिए 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित है? तो रंगास्वामी कप पोलो से रिलेटेड, शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से, यादविंद्र कप हॉकी से रिलेटेड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 क्या है? 2, 3, 4 क्या है? सुमेलित है। रोवर्स कप फुटबॉल, तो ये तीनों सुमेलित है। और जो फर्स्ट वाला है वह किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने किसने फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है लूका मैड्रिक, लियोनेल मेसी, रोनाल्डो, डिएगो फॉरलान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लियोनेल मेसी। जो कहाँ आयोजित हुआ था? दोहा, कतर में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सांची में तोरण द्वार पर अशोक और उसकी 2 रानियों के बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है। निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सांची। अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी भागीरथ सिलावट, सादत खान और वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो इसका सही उत्तर है इंदौर से। सादत खान, भागीरथ सिलावट और वंश गोपाल ने इंदौर से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? साकेत रामायण कला संग्रहालय ओरछा, प्रेमचंद सृजनपीठ उज्जैन, मुक्तिबोध सृजनपीठ सागर, तुलसी शोध संस्थान भोपाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तुलसी शोध संस्थान भोपाल। तुलसी शोध संस्थान कहाँ है? सागर में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगेय देव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का वर्णन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अल बरूनी ने गांगेय देव और उसकी राजधानी त्रिपुरी का वर्णन किया है किताबुल हिंद में। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? समाज सेवा, आदिवासी क्षेत्र में, नृत्य, संगीत, भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रसार करने पर यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूर सिंह द बारासिंगा नाम का शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच नेशनल पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या फिर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन है, यह कला बैतूल की भारेवा आदिवासी समुदाय से संबंधित है। एक अलोह धातु कला ढलाई कला है। यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है। यह सभी कथन सही है। तो इसका जो ऑप्शन है, दो ऑप्शन इसके सही बताए गए थे कि या तो सभी कथन सही है या तो थर्ड वाला सही है। अगला प्रश्न है, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे? तो वे थे लोकमत के संपादक रहे थे। लोकमत के संपादक पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र थे। ये भारत के प्रसिद्ध सेनानी, राजनेता, साहित्यकार थे। इन्होंने श्री शारदा 1921 में और सारथी 1947 में प्रकाशित की थी। इसका संपादन भी इन्होंने ही किया था, याद रखिएगा। शारदा और सारथी नामक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया? द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा। अगला प्रश्न है, धर्मराजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? तो धर्मराजेश्वर किससे संबंधित है? दशपुर से। और ये कहाँ स्थित है? मंदसौर में। कहाँ पर स्थित है? मंदसौर में। अगला प्रश्न है, आनंद सिंह श्याम, धनैयाभाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो ये है संबंधित गौण चित्रकला से संबंधित है, गौण चित्रकार है। अगला प्रश्न है, आयुष किसका संक्षिप्त रूप है? तो आयुष का फुल फॉर्म अगर देखें तो आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इटाई रोग करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कैडमियम प्रदूषण द्वारा। पारा प्रदूषण से मिनीमाता रोग होता है। अगला प्रश्न है, ये देख लीजिए कि कैडमियम इटाई नाइट्रेट से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, पारा से मिनीमाता रोग होता है। अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार
हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिह्न को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एफपीओ। एफपीओ को, फूड प्रोसेस ऑर्डर को सभी फल उत्पादों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। हॉलमार्क किसके लिए? स्वर्ण आभूषण के लिए। आईएसआई मार्क औद्योगिक उत्पादों के लिए भारतीय मानक संस्थान बीएसआई द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है? बीटी बैगन को किसके लिए विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है कीट प्रतिरोध के लिए। बीटी बैगन एक आनुवांशिक संशोधित फसल है और इस बीटी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस थूरियन जीनिसस। ये क्या है? एक मृदा जीवाणु है। अगला प्रश्न है, एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्वेनोवियल जोड़ कहते हैं। ये कहाँ होता है? तो जोड़ घुटने के जोड़ को, यह जोड़ घुटने का जोड़ होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक होता है? तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा, विटामिन के। अगला प्रश्न है, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इकोटोन। क्या करता है? दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य सीमा रेखा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थान कहलाता है? तो इसके ऑप्शन है थार मरुस्थल, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, दक्कन का पठार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। कौन कौन से होते हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडा लैंड। अगला प्रश्न है, वायु की गति का मापन किस में किया जाता है? तो वायु की गति का मापन किस में किया जाता है? एनीमोमीटर में। एनीमोमीटर में किया जाता है। हाइग्रोमीटर में सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। थर्मामीटर में ताप की मापन किया जाता है। बैरोमीटर में वायु दाब का माप लिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान पूछा है तो भोपाल में, और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान अगर पूछा है तो देहरादून में है, जिसकी एक क्षेत्रीय कार्यशाला जबलपुर में भी है। हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग में स्थित है। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के मुख्य नेता। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? सिद्धो, बिरसा मुंडा, भीमा नायक, स्वामी गोविंद गिरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिद्धो कान्हो। ये संथाल विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, और इसे प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को जाता है। परंपरा के अनुसार अल्वारों और नयनारों की संख्या कितनी थी? तो अल्वारों और नयनारों की संख्या थी 12 और 63। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, तहकीकात-ए-हिंद किताब के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बरनी, अमीर खुसरो, अल-बरूनी, अब्दुल रज़ाक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अल-बरूनी द्वारा तहकीकात-ए-हिंद की रचना की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है? अजंता, सांची, बाघ, बलसार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी या सी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था? तो इसका ऑप्शन है 7 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त और 6 अगस्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त को हुआ था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 336 एडी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? तो नील की खेती जानी जाती थी 3 कठिया पद्धति के नाम से जानी जाती थी।
अगला प्रश्न है, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। यह किसकी पंक्तियाँ हैं? तो यह पंक्तियाँ हैं हमारे कबीर जी की। अगला प्रश्न है, परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो इसकी स्थापना भी कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी 1849 में। किसने की थी? दादोबा पांडुरंग, दुर्गाराम मेहता और उनके सहयोगी द्वारा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? तो इसमें हो सकते हैं टोटल 5 अशासकीय सदस्य हो सकते। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है। आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 कथन 2 की सही व्याख्या करता है। यह दोनों कथन सत्य। तो आयोग द्वारा इसके दोनों आंसर दिए गए थे। अगला प्रश्न है, सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसी को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, के संथानम की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 338 के तहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है? ऑप्शन है, पत्रकारिता क्षेत्र के व्यक्ति, विधि क्षेत्र का व्यक्ति, विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र का व्यक्ति या राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य। तो इसका सही उत्तर होगा विधानमंडल का सदस्य। सूचना आयोग का अध्यक्ष या किसी भी पद में नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ विनिर्दिष्ट है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय अनुसूची भारत के संविधान में वर्णित या विनिर्दिष्ट है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो यह आया था राज्य निर्वाचन आयोग 15, इसकी सही डेट है 15 फरवरी। तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। हाँ, ये देखिए लिखा है 15 फरवरी 1994 को अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 315 के अंतर्गत प्रावधान है कि संघ और राज्यों के लिए एक लोकसभा आयोग होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है? ऑप्शन है 222, 227, 230 या 237। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 222। अगला प्रश्न है, किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 को, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास विदेशी व्यापार का लाभ है? बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा, माल की उपलब्धता में कमी, आर्थिक विकास में कमी या उच्च बेरोजगारी दर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 72 के तहत।
मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में जिसे आप संविधान के स्थायी बनाना चाहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू का कथन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 61। अगला प्रश्न है, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने की डेट क्या थी? तो थी 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्ताव पारित किया गया तीसरी बैठक में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 91वां संविधान संशोधन क्या प्रावधान करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना। लोकसभा की सदस्य संख्या का 15% होगी। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैक शासन प्रणाली की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1919 का भारत सरकार अधिनियम है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी का कथन था ये। 90 ईस्ट रीज निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? तो यह स्थित है हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, इसको एक बार आप देख लीजिए। हिंद महासागर में 19 ईस्ट रीज, अटलांटिक महासागर में चैलेंजर कटक, रोमांच ट्रेंच वॉल्विस कटक स्थित है और प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो अगला इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है, जबकि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। अगला प्रश्न है, एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध देश नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड नहीं है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक मेघालय में है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मेकांग निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो यह बांग्लादेश से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम में महिला साक्षरता दर प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक थी। भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, देश में मुख्यतः हेमेटाइट मैग्नेटाइट, देश के लौह अयस्क कुल संचित भंडार 80% झारखंड उड़ीसा में, कर्नाटक राज्य में बेल्लारी लौह अयस्क का प्रमुख खनन क्षेत्र है और मयूरभंज जिले का लौह अयस्क में उड़ीसा में महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, देश के लौह अयस्क का कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड उड़ीसा में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी है असत्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक था? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है? तो ये किस प्रकार के वन होते हैं? ये होते हैं तटीय या ज्वारीय वन होते हैं। अगला प्रश्न है, अटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तालाब, झीलें, नहरें, नदियाँ, नहरें, तालाब या कुएं, ट्यूबवेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कुएं और ट्यूबवेल। 67.5 समथिंग एरिया पर कुएं और ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं और उनके स्थानों के युग्मों में कौन सा गलत है? ऑप्शन है बारना, रायसेन, कोलार, सीहोर, सुकता, बैतूल, पुनासा, खंडवा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सुकता, बैतूल। सुकता कहाँ स्थित है? इसका आंसर है सुकता, बुरहानपुर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में तीसरा स्थान है। तो लौह अयस्क में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 5th स्थान है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बघेलखंड में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है। मालवा के पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। उत्तरी पश्चिम भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 3, 4 सही है और बाकी जो ऑप्शन नंबर 2 है वह गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से मैग्नीज के बड़े भंडार किस में हैं? बालाघाट, नीमच, सागर, दमोह। तो ऑप्शन ए जो है वह सही है। मैग्नीज के सर्वाधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? बालाघाट में पाए जाते हैं। और मैग्नीज उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीष्म ऋतु में मुरैना और दतिया में तापमान कम रहता है। अगला प्रश्न है, बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा बीना होगी बेतवा की सहायक नदी। बीना, धसान, जामनी तीनों किसकी सहायक नदियां हैं? बेतवा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मंडला सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, श्योपुर में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, अखरानी और मतवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी नदी गहरी कंदरा बनाई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर डी, बुरहानपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति के आदर के साथ कुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहरिया जनजाति में कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी? तो 1000 रुपये राशि का सर्वप्रथम प्रावधान था। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर पाया जाता है? डिंडोरी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले के सकल उत्पादन में संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो कोयले के सकल उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा या चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए 1000 लोग। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री तो सभी को पता होंगे, रविशंकर शुक्ल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नांकित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है?
तो इसका सही उत्तर है मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्री द्वारा अध्यक्षता की जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरला ग्रेवाल। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे घुमंतू जनजातियों से संबंधित MCQ को। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।